तो स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल नमन सेठी पे। और आज हम क्वांट से कुछ बहुत बेहतरीन सवाल करने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए एग्जाम में, अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में मिलता है। और ये जो मैं सीरीज है, ये मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट कर दी है, और ये कितने दिन कंटिन्यू रहेगी, कितने पार्ट्स आएंगे इसके, वो डिपेंड करेगा कि आपको रेस्पॉन्स कैसा रहता है, कि आपको पसंद आती है वीडियोस या नहीं। तो आज मैं पहला पार्ट इसका लेके आ गया हूँ और इसको हम स्टार्ट करेंगे। और जो आज क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो एक्चुअल कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो हम क्लास के लिए चलेंगे कैसे, पहले वो बता देता हूँ। जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। और वीडियो को पॉज करने के बाद आपको कुछ अपने आप को 3 से 4 मिनट आप अपना टाइम रिकॉर्ड करके देखिएगा। और 3 से 4 मिनट ही अपने आप को मैक्सिमम दीजिएगा, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर भी लें तो भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मेरा मेथड जरूर देखें, ताकि क्योंकि हो सकता है कि मेरा मेथड कुछ तरह के क्वेश्चन में आपसे बेहतर हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड के संग जाना चाहेंगे, अपने खुद के मेथड के संग या मेरे मेथड के संग। अगर आपको लगता है मेरा मेथड आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगा तो फिर आप मेरे मेथड के संग जाएं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका मेथड आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको कम टाइम में आप उसे कर पा रहे हो उस मेथड से, तो फिर आप अपने मेथड के संग जाएं। लेकिन देखें जरूर कि मैं किस मेथड से कर रहा हूँ, हो सकता है उससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सामने, मैं पहला क्वेश्चन रखता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब आप पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और अब अपने आप वीडियो को आप मतलब पॉज कर सकते हैं और अपने आप को 3 4 मिनट दीजिए, उस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आप जरूर पहले ट्राई कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके 3 4 मिनट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल कैट का क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर कैट में आपसे पूछा भी गया है। तो अगर आपने अब ट्राई कर लिया होगा तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर डिस्कशन। तो पहले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि अ मैन लीव्स हिज होम एंड वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। और सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये एक्चुअल कैट ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। कैट 2017 में पूछा गया है। अ मैन लीव्स हिज होम एंड वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, रीचिंग द रेलवे स्टेशन 10 मिनट्स आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। अगर वो लेकिन अगर वो 15 की स्पीड पर जाता तो फिर वो 10 मिनट्स पहले पहुंच जाता, बिफोर द ट्रेन डिपार्चर। तो यानी कि सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और डिस्टेंस हमसे पूछा गया है होम से लेके रेलवे स्टेशन तक का। दो स्टेटमेंट्स हमें क्या दिए गए हैं कि अगर वो 12 की स्पीड पर जा रहा है तो फिर वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। और अगर वो 15 की स्पीड पे जा रहा है, यानी अगर वो ज्यादा स्पीड बढ़ी हुई स्पीड पे जा रहा है, तो फिर वो ट्रेन के डिपार्चर से 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। यानी कि समय से पहुंच जाएगा, 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा ट्रेन के डिपार्चर से। तो ये देखो काफी कॉमन टाइप है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। खासतौर से मैंने इस तरह के क्वेश्चन ना स्नैप सीमेट में बहुत बार देखे हैं। प्रीवियस ईयर भी आप खोलोगे ना, आपको स्नैप में सीमेट में ऐसे क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। और एनमेट में भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है। और यहाँ पे तो ये कैट में भी आया हुआ है। तो फिर और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या बेस्ट मेथड होता है, मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा। कौन से मेथड के संग आप जाना चाहते हो वो फिर आप डिसाइड करना। या फिर आपको अगर लगता है कि आपको खुद का मेथड ज्यादा बेटर है तो फिर आप उसके संग जाएं। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। सबसे पहले मैं जो पहला पहला मेथड होता है मेरे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का, हम वो डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक और चीज बता देता हूँ कि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बताते जाऊंगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आते ना, तो आप इस बात की चिंता मत करना कि मुझे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर भी नहीं है, अगर आपने सिलेबस अभी पूरा भी नहीं किया, तो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट साथ में पहले बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आप कॉन्सेप्ट भी सीख जाओ और उसके बाद क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही जाएगा जब मैं समझाऊंगा। तो अब इस तरह क्वेश्चन जब आए ना, जब ऐसे स्पीड दे रखी हो और फिर हमें टाइम बता रखा हो कि इस वाली स्पीड पे ये हुआ, फिर जब स्पीड ये थी तब फिर ये हुआ, और फिर हमसे फिर कुछ भी पूछा हो, डिस्टेंस पूछा हो, टाइम पूछा हो, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए जो पहले जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आप एक चीज नोट करो कि चाहे ये पहला केस हो जब वो 10 मिनट आप बाद पहुंच रहा है, चाहे हम दूसरा केस देखें जब वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, दोनों केसों में आप एक चीज नोटिस करो कि ये जा तो भाई होम से रेलवे रेलवे स्टेशन तक ही जा रहा है। यानी ये जा तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ही जा रहा है। यानी कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दोनों ही केस में, चाहे वो 12 पे जा रहा हो, चाहे या फिर 12 की स्पीड पे जा रहा हो, या फिर वो चाहे 15 की स्पीड पे जा रहा हो, वो कवर तो सेम डिस्टेंस ही कर रहा है होम से लेके रेलवे स्टेशन तक का।
तो डिस्टेंस कवर्ड जो है ना, जिसे मैं डीसी से डिनोट कर रहा हूँ, डिस्टेंस कवर्ड सेम है। और जब डिस्टेंस कवर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, जब डिस्टेंस कवर्ड सेम होता है या कांस्टेंट होता है ना, तो फिर जो आपकी स्पीड रेशियो होती है वो इन्वर्स होती है टाइम रेशियो के। ये चीज याद रखना, व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज कांस्टेंट, तो जो आपकी स्पीड रेशियो होती है वो इन्वर्स होती है टाइम रेशियो के। इसका क्या मतलब है, मान लो अगर स्पीड रेशियो है 2:3, 2:3 है, तो फिर टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यानी उल्टा हो जाता है, स्पीड रेशियो टाइम रेशियो के अपोज इनवर्स है, यानी उल्टा उल्टा है। ठीक है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब आते हैं हम इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं तब तक ये रफ कर देता हूँ। तो देखो, हम पहले स्पीड रेशियो, जिसे मैं एस आर से डिनोट कर रहा हूँ, स्पीड रेशियो हमें पहली दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर, दूसरी दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर, और ये एक्चुअल स्पीड दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखो, स्पीड रेशियो क्या है, 12:15 है। 12:15 को आप कैंसिल करोगे तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 4:5। तो स्पीड रेशियो आपकी है 4:5, तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर के केस में टाइम है 5, और ये रेशियो में है। अच्छा, रेशियो में एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ रेशियो है। यानी कि एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है कि टाइम 5 घंटे लग रहा होगा। ये रेशियो है, 5 घंटे का मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लो 20-16 करोगे आप, अगर टाइम 20-16 है तो वो भी कट के 5:4 आता है। और या फिर आप अगर आप करोगे 10:8 करोगे तो भी 5:4 आता है। तो रेशियो कभी भी आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं देता। ठीक है, तो इसको ऐसे मत समझना ये 5 घंटे और ये 4 घंटे है। रेशियो आपको केवल रेशियो आपको किसी प्रोपोर्शन बता रहा है, एक वो बता रहा है कि 5 का मल्टीपल होगा, और पॉसिबली टाइम, या फिर वैसे तो वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअल वैल्यू रेशियो कभी भी नहीं बताता, ये बात याद रखना। क्योंकि रेशियो 5:4 से बहुत तरह की वैल्यू बन सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, 10:8 करोगे वही 5:4 देगा, 20:16 करोगे वो भी 5:4 देगा, या फिर 25:20 करोगे तो वो भी आपको 5:4 देगा। तो ऐसे आप रेशियो से कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, तो अभी तो यहाँ तक क्लियर है, डिस्टेंस कवर्ड सेम होता है, तो फिर क्या होता है, स्पीड रेशियो इनवर्स होती है टाइम रेशियो के। स्पीड रेशियो दी है, हमारी स्पीड दी है 12 और 15, तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगी, तो स्पीड रेशियो क्या हो जाएगी, 12-15 से 4:5 बनेगी, तो टाइम रेशियो उसके इनवर्स है, तो वो टाइम रेशियो हो जाएगा 5:4। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, इस केस में जो यहाँ जो 12 किलोमीटर पर आवर पे जब वो जा रहा है, तो ये जो टाइम लग रहा है ना, इसमें ये 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी कि ट्रेन जाने के 10 मिनट बाद पहुंच रहा है। और इस केस में ये 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि ट्रेन मान लो निकल रही है 11 11 बजे निकल रही है, ठीक। तो फिर इस केस में ये 11:10 पे पहुंच रहा है, इस केस में ये 10:50 पे पहुंच रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 20 मिनट हो गया। 10:50 से लेके 11:10 तक 20 मिनट हो गया। तो यानी कि जो इन दोनों रेशियो के बीच का डिफरेंस है, 5 और 4 रेशियो के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 रेशियो का। वो कितना है, 5 और 4 के बीच में डिफरेंस है 1 रेशियो का, और ये है हमारा 20 मिनट का। तो जब 1 रेशियो हमारा 20 मिनट है, तो फिर 5 रेशियो क्या हो जाएगा, 100 मिनट। या फिर और 4 रेशियो क्या हो जाएगा, 20 × 4, 80 मिनट। यानी कि जो इस केस में टाइम लग रहा होगा ना, ये वाला जो टाइम लग रहा होगा, ये 5 रेशियो है ना, ये असल में होगा आपका 100 मिनट। और जो ये वाला 4 रेशियो वाला टाइम होगा ना, ये आपका होगा असल में 80 मिनट। इसका मतलब क्या है, जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, तो फिर टाइम उसे लग रहा है 100 मिनट पहुंचने में। जब उसने स्पीड बढ़ा दी और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाना स्टार्ट किया उसने, तब उसे टाइम लग रहा है 80 मिनट। तो ये इसका भी मतलब है, 80 मिनट लग रहा है। और एक सेकंड में चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ, हो रही है, ठीक है। तो फिर यही है। और 12 की स्पीड पे जब जा रहा है तो टाइम लग रहा है 100 मिनट, और जब 15 की स्पीड पे जा रहा है तब टाइम लग रहा है 80 मिनट। तो फिर अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं। अब डिस्टेंस चाहे तो आप इस वाले केस से निकाल लो, इस वाले केस से, जो इधर वाला केस है, या फिर आप इस वाले केस से निकाल लो। अब दोनों ही केस से हम निकाल सकते हो, कैसे, तो देखो, डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, हमें डिस्टेंस ही तो ढूंढना था क्वेश्चन में। होम से लेके रेलवे स्टेशन तक का डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अब मान लो जब हम पहले केस से निकालेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है,
टाइम उसने लिया है 100 मिनट, 100 को मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि आवर में मिल जाए। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। ठीक है। और या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि दूसरा, या फिर आप 20 किलोमीटर वाला आंसर ऐसे भी आ जाएगा जब हम दूसरा केस यूज करेंगे, ये 15 किलोमीटर पर आवर वाला। तो देखो उसमें वो स्पीड क्या जा रही है उसकी, 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम उसने कितना लिया, 80 मिनट। 80 मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये आवर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये था 12 किलोमीटर पर आवर। आवर से आवर कटा, तो ये भी आ जाएगा, ये यहाँ पे सिर्फ यूनिट बची किलोमीटर। तो ये भी आपको सॉल्व करने पे आएगा 20 किलोमीटर। तो चाहे पहले वाले केस से कर लो तो भी 20 किलोमीटर आना है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही था ना। याद है ना, डिस्टेंस सेम था होम से रेलवे स्टेशन तक का। तभी तो हमने कहा था कि स्पीड रेशियो इनवर्स और टाइम रेशियो है, तो डिस्टेंस का तो डिस्टेंस तो सेम ही रहना है। और वही हमें ढूंढना था कि डिस्टेंस क्या होगा होम से लेके रेलवे रेलवे स्टेशन तक का। तो आंसर होगा 20 किलोमीटर। ये था मेथड नंबर 1। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पे। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अब आते हैं मेथड नंबर 2 पे। मेथड नंबर 2 क्या है, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम में अभी मेथड 2 यूज करें। वैसे फर्स्ट मेथड ही बहुत कम टाइम लेता है। मेथड 2 क्या है कि जो ये वन साइड डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्टेंस हमें ढूंढना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में ढूंढना है होम से लेके रेलवे स्टेशन तक का। तो उसका आप ये याद रख लो कि स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाय स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद टाइम का डिफरेंस। टाइम का टाइम का डिफरेंस, ठीक है, ये टाइम का डिफरेंस। तो बस ये याद रखो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड में जो डिफरेंस है, दोनों स्पीड के बीच जो डिफरेंस है, मल्टीप्लाइड विद टाइम। दोनों बार में, दोनों केस में जितना टाइम लग रहा है उसके बीच का डिफरेंस क्या है। देखो अभी मैं समझाता हूँ। स्पीड 1 और स्पीड 2 क्या होगी, एक बार थी 12 किलोमीटर पर आवर, एक बार थी 15 किलोमीटर पर आवर, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 12 और 15 के बीच में। और ये मैंने मॉडुलस का साइन इसलिए लगाया है ताकि आपको पता चल सके कि जो डिफरेंस लिखना है ना, वो पॉजिटिव साइन में लिखना है। तो 12 और 15 के बीच में आपको बस डिफरेंस लिखना है, और वो हमेशा पॉजिटिव साइन के संग ही आएगा, यानी प्लस में ही आएगा। डिफरेंस हमेशा प्लस में ही लिखना है। तो डिफरेंस है 12 और 15 के बीच में 3 का। अब टाइम का डिफरेंस कितना था, यहाँ देखो। टाइम का डिफरेंस देखो, एक बार तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, और एक बार वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था। एक बार 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो एक बार 10 मिनट पहले पहुंच रहा था ट्रेन के डिपार्चर से। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 20 मिनट का। तो टाइम के बीच टाइम का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट का। इसको हम आवर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, क्योंकि हमें किलोमीटर में आंसर चाहिए। तो 20 मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। 60 से डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व कर लो। 3 से ये 5 टाइम, ये 60 बन जाएगा, 60 से 60 गया, और ये 20 किलोमीटर। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। कभी का क्वेश्चन में आप ये भी ध्यान रखना, ऐसा पूछ लेता है कि टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, मतलब जाने का डिस्टेंस ही बताओ प्लस आने का डिस्टेंस बताओ। तो उस केस में फिर आप मल्टीप्लाई विद 2 कर दोगे, 20 इंटू 2 40 किलोमीटर हो जाएगा। अगर टोटल डिस्टेंस, अगर 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 टोटल नहीं, मतलब अगर ऐसा पूछा गया है कि जाते वक्त और आते वक्त का टोटल डिस्टेंस बताओ, तो फिर उस केस में ये चीज आपको बस वन साइड का डिस्टेंस देगी। यानी कि जाते वक्त भी 20 है, ऐसे यहाँ पे निकला, और आते वक्त भी 20 होगा। तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, 20 किलोमीटर। देखो मेथड 1 से मैंने आपको करके दिखाया है इधर, और इधर मैंने आपको मेथड सेकंड से करके दिखाया। एग्जाम में हमेशा ये यूज करो तो बेहतर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से वीडियो को आप पॉज करना, फिर सॉल्व करना है इसे। ये भी देखो कैट 2017 क्वांट्स का क्वेश्चन है। तो एक्चुअल कैट सवाल लेके आ रहा हूँ और अपने मेथड शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपका टाइम भी बच सके। वीडियो पसंद आ रही हो तो यार प्लीज एक बार लाइक कर देना, एफर्ट्स अगर पसंद आ रहे हो, स्पेशली आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, अच्छा रेस्पॉन्स रहा इस वीडियो पे, तो आगे भी ऐसे सेशंस लाता रहूंगा। ट्राई कर लो एक बार क्वेश्चन, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। मेथड बताऊंगा कि किस मेथड से इसे सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर आपको टाइम अगर 3-4 मिनट आपने नहीं लिए हैं तो आप वीडियो को पॉज भी कर दें और फिर अटेम्प्ट करें। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप कम से कम 3-4 मिनट तो दें इसे सॉल्व करने के, ट्राई करने के लिए। और नहीं हो पाया तो कोई घबराने की बात नहीं है, मेथड देखें, आप सीखने के लिए आ रहे हैं इस क्लास में। और अगर आपका मेथड बेटर बेटर लगे आपको तो आप उसके संग ही कंटिन्यू करें। अगर आपको मेरा मेथड बेटर लगे तो उसे कहीं नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको वो याद रहे, ताकि अगली बार अगर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसे तुरंत सॉल्व कर सकें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन कैन कंप्लीट द जॉब इन 120 डेज। यानी कि कोई काम करना है एक आदमी को, वो 120 दिन में कर लेता है। पहले दिन वो अकेला काम करता है, यानी पहले दिन एक ही आदमी काम कर रहा है। दूसरे दिन वो एक और आदमी उसे ज्वाइन कर लेता है, यानी कि दूसरे दिन दो दो लोग काम करते हैं। तीसरे दिन और अच्छा, और एक और चीज लिखिए कि जो दूसरे दिन जो आदमी ज्वाइन कर रहा है ना, पहले वाले आदमी को, वो भी काम 120 दिन में ही करता है। तो यानी पहले वाला भी 120 दिन में कर रहा था, दूसरे वाला भी 120 दिन में कर रहा है। तीसरे दिन एक और आदमी ने ज्वाइन कर लिया, यानी कि पहले दिन एक आदमी था, दूसरे दिन दो आदमी थे, तीसरे दिन तीन आदमी हो गए। इसी तरह, और हाँ, सबकी इक्वल एफिशिएंसी है, यानी कि सबके सब 120 दिन में करेंगे, क्योंकि सबकी इक्वल एफिशिएंसी, यानी कि इक्वल रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि सबकी इस काम करने की गति बराबर है। हर आदमी की जो भी इस काम में जुड़ता जा रहा है। इसी तरह हर दिन एक नया आदमी जुड़ता जा रहा है, अ न्यू पर्सन विद सेम एफिशिएंसी जॉइन्स द वर्क। हर दिन, यानी पहले दिन एक आदमी है, दूसरे दिन दो आदमी, तीसरे दिन तीन आदमी, चौथे दिन चार आदमी, फिर अगले दिन पांच आदमी, इस तरह जुड़ते जा रहे हैं। और सबकी काम करने की गति सेम है। कितने दिन लग जाएंगे इस काम को करने में? अब देखो स्टार्ट करते हैं। जो बेस्ट तरीका होता है ना इस तरह क्वेश्चन करने का, जो बेस्ट तरीका होता है वो ये है कि सबसे पहले आप ये देखा करो दिन कितने लग रहे हैं, 120 लग रहे हैं। आप टोटल वर्क को है ना उसका वो ले लिया करो, एलसीएम एलसीएम। अब यहाँ पे देखो हमें सिर्फ 120 और 120 दिख रहा है। 120 और 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया करो। अब यहाँ पे जो हमें डेज दिखते हैं ना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, उन डेज का एलसीएम लिया करो। मैं एलसीएम मेथड से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करता हूँ, काफी इजी लगते हैं। यहाँ पे हमें 120 दिख रहा है, तो 120 और 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर 120 ही हो जाएगा। तो टोटल वर्क जो है, ये टी डब्ल्यू टोटल वर्क है, टोटल वर्क को मैं एलसीएम लेके एज्यूम करता हूँ। तो टोटल वर्क हमने मान लिया 120 यूनिट है। ये टोटल वर्क है, यानी कि इतना काम सबको मिलकर करना है। और जो पहला पर्सन है ना, वो इस काम को 120 दिन में कर लेगा। यानी कि अगर पहला जो पर्सन है उसे उसे 120 यूनिट बनाने में 120 दिन लग रहे हैं। हमने हमने काम को क्या मान लिया, हमने टोटल काम को 120 यूनिट मान लिया है। और पहले पर्सन को इस 120 यूनिट को बनाने में 120 दिन लगेंगे। तो फिर अगर वो 120 दिन में 120 यूनिट बना रहा है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट। और सबकी एफिशिएंसी बराबर है, लिखा हुआ है कि जो भी आ रहा है काम में सबकी एफिशिएंसी 1 यूनिट है। यानी कि जो दूसरा वर्कर आएगा उसकी एफिशिएंसी भी 1 यूनिट होगी, तीसरा वर्कर जो तीसरे दिन आएगा उसकी एफिशिएंसी भी 1 यूनिट होगी, चौथा वर्कर जो चौथे चौथे दिन आएगा उसकी एफिशिएंसी भी 1 यूनिट होगी। तो यानी कि पहले दिन अगर एक आदमी काम कर रहा था ना, मैंने आपको यहाँ बताया था, देखो पहले दिन एक आदमी काम कर रहा था, दूसरे दिन दो आदमी, तीसरे दिन तीन आदमी, चौथे दिन चार आदमी थे, और पांचवें दिन पांच आदमी थे। तो यानी कि पहले दिन अगर एक ही आदमी काम कर रहा था और उसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो वो बना बना कितना रहा होगा, 1 यूनिट। क्योंकि पहले दिन एक ही आदमी काम कर रहा है, और हर आदमी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट। तो पहले दिन कितनी यूनिट बनी होंगी, केवल वन। दूसरे दिन दो लोग काम कर रहे हैं और दोनों की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो दूसरे दिन टोटल कितनी यूनिट बनी होंगी, दो। तीसरे दिन तीन आदमी काम कर रहे हैं और तीनों की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, यानी कि तीनों एक दिन में 1 यूनिट बनाते हैं। तो तीनों ने कितने मिल यूनिट बनाए होंगे मिलके एक दिन में, तीन। चौथे आदमी, अब ऐसे चौथे दिन 4 यूनिट बनी होंगी। ऐसे करते 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 120 यूनिट तक हम पहुंचेंगे। अब हमें ये बताना है कि हमें कितने दिन लग जाएंगे, यही तो पूछा गया है, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। यानी कि एक तरह से हमसे पूछा गया है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ही तो है, ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स में जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एक तरह से नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा गया है, क्योंकि जो जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने दिन में आपका काम हो जाएगा। और हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यहाँ पे एक और चीज आपको बता देता हूँ मैं लिख के, ये याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं पता, उस वो सब मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या चल रहा है क्लास में।
तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, सिलेबस पूरा अभी नहीं हुआ है, तो भी आप घबराइए मत। आप वीडियो देखिए, आपको पूरी समझ में आएगी और आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम में जो आपके किसी भी एग्जाम में काम आ सकता है। हो सकता है स्नैप में आ जाए, हो सकता है कैट में आ जाए, हो सकता है जेड में आ जाए। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि 1+2+3+4, जब इस तरह से होते हैं ना, इनका सम का फॉर्मूला होता है एन मल्टीप्लाइड विद n+1 इन ब्रैकेट डिवाइड बाई 2, यानी n × n+1/2। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। थोड़ा राइटिंग के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा है ना, ये इससे लिखता हूँ मैं, तो इससे लिखता हूँ तो उतनी अच्छी वो मतलब एक तरह से होल्ड नहीं बन रहा है। तो मैं लेकिन बोलता जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। तो ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि 1² + 2² + 3² आपको ढूंढना हो, +4², ऐसे ऐसे आपको ढूंढना हो एन टर्म्स तक। ये भी एन टर्म्स तक था, ये भी एन टर्म्स तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन मल्टीप्लाइड विद n+1 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विद 2n+1 इन ब्रैकेट डिवाइड बाय 6, यानी n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 6। अब इसी तरह से सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? n n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर थे ना, ये वाले, ये जो था, इसी का स्क्वायर कर दिया करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस स्क्वायर हमें कर देना होता है। तो ये चीज आप याद रखो। अभी अभी हम यहाँ पे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 120 है, तो हमें पता चल गया सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? n n+1/2, 120 होता है। तो फिर n n+1 क्या हो जाएगा? 240। अब यहाँ पे हमें एन की वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि जितनी एन की वैल्यू होगी ना, जितने एन की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चाह रहा है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ही तो हमें ढूंढने हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ये देखो, पहले दिन 1 यूनिट बनी, दूसरे दिन 2 यूनिट बनी, तीसरे दिन 3 यूनिट बनी, चौथे दिन 4 यूनिट बनी। हमें ये ढूंढना है वो कौन सा वह दिन होगा जिस दिन 120 यूनिट बन जाएंगी। तो वो जो एंड वाला दिन होगा ना, जो एंड वाला दिन होगा, उतने ही हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस सीरीज में, तो और उतने दिन में 120 यूनिट बन जाएंगे। तो हमें एक तरह से नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने हैं, और जितने हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना इस एपी में, उतने ही हमारे नंबर ऑफ डेज लगे होंगे इस काम को खत्म करने में। तो अब यहाँ पे थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर लो आप। n × n+1 = 240 है, तो आप थोड़ी नंबर एज्यूम करके देखो। अगर मान लो मैं n को 10 लूँ, तो 10 × 11 क्या मिलेगा मुझे? 220, नहीं सॉरी 110। और अगर मैं n को लूँ 15 लूँ, अगर मैं n को 15 लूँ, हाँ, तो काम बन जाएगा। तो फिर क्या होगा? 15 × 16, 15 × 16 240 ही होता है। तो यानी कि n की वैल्यू आ गई 15। तो यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 15। यानी कि जब 1 + 2 + 3 + 4 करते करते जब हम +14 और +14 तक पहुंचेंगे, तो हमारे 106 यूनिट बन गए होंगे। जब जब नहीं सॉरी 105, जब हम +14 तक पहुंचेंगे तो हमारे 105 यूनिट बन गए होंगे। फिर जब 15वें दिन हम 15 यूनिट और बनाएंगे ना, तो हमारी 120 यूनिट बन जाएंगी। तो हमें दिन दिन का कितने लाएंगे? हमें दिन लेंगे 120 यूनिट, सॉरी, दिन लेंगे हमें 15। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब विल बी 15। इसका आंसर है 15। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो बस ये याद रखना था, मेन चीज क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में ना, टोटल वर्क को एज्यूम कर लिया करो एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज का। यानी कि 120 दिन, 120 दिन दिए थे ना यहाँ पे, मैंने उसका एलसीएम ले लिया 120 यूनिट, उससे आसानी जाती है आपको। ये टोटल वर्क था हमारा, टोटल वर्क 120 यूनिट बन जाएगा, 15वें दिन काम खत्म हो जाएगा। तो आंसर है 15। एक्चुअल कैट क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी कैट 2017 क्वांट्स का है। इसे आप अटेम्प्ट करो।
सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना। हाँ, काफी एफर्ट लगता है हर सेशन बनाने में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपने अभी तक 3-4 मिनट नहीं दिए हैं तो फिर आप क्या करना कि वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के भी दो मेथड बताऊंगा। 2 मेथड बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा एक लेंथियर मेथड बताता हूँ जो कि कॉन्सेप्चुअल है। जब मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 है, तो देखो जब इस केस में ना आपके मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स भी हो सकती है, माइनस एक्स भी हो सकती है। ठीक है, एक्स कब होगी, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस एक्स कब होगी, जब एक्स इज लेस देन जीरो। और इसी तरह मॉड्यूलस ऑफ वाई की वैल्यू वाई भी हो सकती है, माइनस वाई भी हो सकती है। वाई कब होगी, व्हेन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस वाई कब होगी, जब वाई इज लेस देन जीरो। तो इस तरह से मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस हमारी जो इक्वेशन दी हुई है ना, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल टू 2। असल में हम इससे हम 4 तरीके की क्वेश्चन बना सकते हैं। एक इक्वेशन बन सकती है हमारी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये कब है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। और जब हमारा एक्स लेस देन जीरो हो, वाई लेस देन जीरो हो, तो हमारी क्या बनेगी, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ये पहली बनी, ये दूसरी बनी। पहली क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरी क्या बनी, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब तीसरी क्या बन जाएगी। तीसरी में जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और वाई लेस देन जीरो है, तो तीसरी बनेगी हमारी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और उसी तरह चौथी क्या बन जाएगी हमारी, जब एक्स लेस देन जीरो है और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, चौथी बन जाएगी हमारी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन चारों के हमें ग्राफ ड्रॉ करने होंगे यहाँ पे, एक्स और वाई एक्सिस पे। तो मैं एज्यूम करूंगा आपको ग्राफ बनाना आता होगा। जैसे कि मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमें इसका ग्राफ बनाना है, अगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का। तो आप क्या किया करो, आप एक कॉन्सेप्ट बता दो पहले। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो ए होता है ना, ए ए यहाँ पे एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, यानी कि जहाँ से एक्स एक्सिस को लाइन काटते हो जाएगी। और जो बी होता है ना, वो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो ए जो होता है वो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, यानी जहाँ से अगर ए की वैल्यू मान लो 4 है, तो यानी कि यहाँ पॉइंट 4 पे एक्स एक्स को काटती हुई जा रही होगी ये लाइन। और अगर वाई, और जो ये बी होता है, ये वाई का इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट होता है, यानी कि जहाँ से लाइन वाई एक्सिस को काटते हुए जा रही है। तो आप ये याद रखो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, वेयर ए इज द इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंड बी इज द इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। अब देखो उसी की मदद से अगर मान लो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड दूं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 में मैं 2 का डिवाइड दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखो ये जो एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1 है, ये इसी की फॉर्म में है ना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यानी कि यहाँ पे एक्स एंड एक्स एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट भी 2 है और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट भी 2 है। तो यानी कि जो ये लाइन जा रही होगी ना, ये यहाँ पे भी 2 पे काट रही होगी एक्स एक्सिस को, और यहाँ पे भी 2 पे काट रही होगी एक्स एक्सिस को। सही कह रहा हूँ। तो इस जो इस वाले का जो डायग्राम वो होगा ना, ग्राफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का, वो ऐसे दिखेगा आपको। ये काटते हुए जा रही होगी लाइन आगे की, अब ये आगे बढ़ रही होगी, इधर जा रही होगी। और इस तरह से ये लाइन इधर आगे जा रही होगी। तो ऐसे ही अब आप अगर इन इन चारों का, इसका पहली का मैंने बना दिया, दूसरी का, तीसरी इसका, और ये चौथी इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे ना, तो आपको ये वाली फिगर मिलेगी। यहाँ पे भी आपको 2 मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो हर जगह आपको दो 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 मिलेगा, एक पतंग सी बन गई है। तो अब आप इसका अब क्या, कहाँ कहाँ गया आपसे, इसका ग्राफ, इसका एरिया ऑफ द क्लोज रीजन बाउंडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 इन द डायमेंशनल प्लेस। यानी कि एरिया बताना है इस क्लोज रीजन का, यानी कि इस पूरे का एरिया बताना है। ये जो पतंग बनी है ना पूरी, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। एरिया ऑफ फिगर ए बी सी डी आपको बताना है, यानी कि इस पूरी पतंग का जो एरिया है ना, काइट का, ये काइट सी बन रही है, इसका एरिया बताना है। अब ये बड़ा सिंपल है।
आप देखो ये चार ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यानी कि चार ट्राइंगल हैं, तो फोर इन, और चारों का एरिया सिमिलर ही है। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका, 2 यूनिट। ये अभी मैं इसका किसी भी एक ट्रायंगल का निकाल लो आप, सबका यही आएगा। या ऐसा करो, पहले आप ऐसा करो, पहले एक ट्रायंगल का निकाल के दिखाता हूँ। मान लो मैंने ये ट्रायंगल पिक किया, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसका क्या होगा, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, यहाँ पे ये बेस है 2, हाइट भी है 2, बेस 2, हाइट 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। यानी कि इसका एरिया कितना है, 2 यूनिट। उसी की तरह इसी का, इसका जब निकालोगे, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, वो भी ऐसे ही होगा, हाफ इंटू बेस है 2 यूनिट, हाइट भी 2 यूनिट है इस ट्रायंगल की, इसका भी एरिया 2 होगा। तो सबका एरिया दो दो यूनिट ही होगा, दो दो, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। तो टोटल एरिया क्या हो गया इस पतंग का, 8 यूनिट हो गया। आंसर क्या हो गया, 8 यूनिट। ये था मेथड नंबर 1। तो आपको मेथड नंबर 1 से क्या सीखना है, आपको ये सब नहीं करना है जो इधर किया है। आपको मेथड नंबर 1 से ये सीखना है, जब इस तरह की इक्वेशन दियो ना, जब इस तरह की इक्वेशन दियो, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल टू के, तो एग्जाम में आप वो सब करने मत बैठना कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फिर ये इक्वेशन बन होगी, एक्स लेस देन जीरो, वाई लेस देन जीरो, तो जीरो, तो फिर ये इक्वेशन बन होगी। ये सब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बताया था, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एग्जाम में जब ऐसा आए ना, तो आपको ये याद रखना है कि जब ऐसे कोई क्वेश्चन आए ना, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल टू के, तो फिर क्या होता है, ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है कि वो पतंग शेप में ही बनेगा हमेशा। हमेशा वो पतंग शेप में ही बनेगा, काइट की शेप में। यहाँ पे भी के की वैल्यू आ रही होगी, इधर इधर भी के होगा, इधर भी के पे इंटरसेप्ट हो रहा होगा, इधर भी के पे इंटरसेप्ट हो रहा होगा। और फिर इसका आपको एरिया ढूंढ लेना है, जिसमें से चारों ट्राइंगल का एरिया सेम ही होगा। ठीक है, ये पहला मेथड मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आप याद कर लो एक चीज, कि जब ऐसी फिगर आए ना, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल टू के, और इसका आपसे एरिया पूछा हो, तो इसका एरिया होता है 2k²। बस ये याद कर लो, एरिया क्या होता है, 2k²। यानी मान लो अगर आपको दिया है मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल टू, मान लो आपको दिया हुआ है 3, तो एरिया क्या होगा उस फिगर का, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। यानी कि हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो ठीक है, दो मेथड बता दिए मैंने, इसमें से जो मेथड आपको पसंद आए वो याद रखो, और अगर आप ये याद रख लोगे तो और काम आसान बन जाएगा। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 2k²। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप ट्राई करो, ये फिर से कैट 2017 क्वांट्स का क्वेश्चन है। और होपफुली आप ट्राई करोगे। अगर आप खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो, सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हो, तो वो चीज मत करना। मैं तो ये कहूंगा पहले ट्राई कर लो यार, क्योंकि देखो पेपर में तो आपको खुद से ही करना है। तो अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ ना, थोड़ा आपने कुछ रिलेटेड रिलेटेड पढ़ रखा है इससे, तो ट्राई करने की कोशिश जरूर करो। उसका नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप सीखोगे। इधर क्या दे रखा है, फ्रॉम अ ट्राइंगल एबीसी। आप वीडियो को पॉज कर लेना, अगर अभी तक आपने 3-4 मिनट तक से ट्राई नहीं किया है तो आप पॉज कर लेना। मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। फ्रॉम अ ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड्स ऑफ लेंथ 40, 25, 35, अ ट्राइंगुलर पोर्शन जी बी सी इज कट ऑफ वेयर जी इज द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ पे ट्राइंगल के तीनों मीडियन पॉइंट मीट करते हैं, तीनों मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो कि ट्राइंगल की साइड को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, या फिर ट्राइंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है। जैसे कि मान लो इसमें अगर ये मीडियन है, तो ये इस साइड को और इस साइड को, ये पूरी साइड को ना दो इक्वल हिस्सों में, यानी कि दो दो इक्वल लेंथ हो जाती है, इक्वल पार्ट में काट देगा इस लाइन को। और ठीक है, तो ये मीडियन होता है। तो जहाँ पे ट्राइंगल के तीनों मीडियन पॉइंट मिलते हैं ना, उसी पॉइंट को हम मीडियन कहते हैं। मीडियन क्या है, जी जी। तो इधर मैं आपको ये जी से दिखा देता हूँ। तो अगर ट्राइंगुलर पोर्शन जीबीसी इज कट ऑफ, जीबीसी यानी इस पोर्शन को जीबीसी को काट लिया गया है, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा।
यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझो। जो मीडियन, जो ये सेंट्रॉइड होता है ना, जो ये सेंट्रॉइड होता है जी, जब एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, जब सेंट्रॉइड जब दिया हो ना हमें, तो ये जो तीनों ट्रायंगल होते हैं ना, ये 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 इक्वल होते हैं एरिया में। यानी कि इस एरिया का ये जो ये ट्रायंगल है ना, मैं नाम से बताता हूँ, ए बी सी है ना। तो फिर जो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी, ए बी जी और ए जी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी। ठीक है, जब ये जी जहाँ पे मीडियन है, सॉरी मीडियन ही सेंट्रॉइड है, तो फिर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेंट्रॉइड जो है ना, ये ट्रायंगल को तीन इक्वल हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जीबीसी हमें हटा दिया गया। ये जीबीसी जो पार्ट है ना ट्रायंगल का, इसे हटा दिया गया है। यानी कि तीन इक्वल पार्ट में से एक पार्ट तो गया। अब हमें बचे हुए ट्रायंगल का बचे हुए जो फिगर है उसका अब हमें बताना है कि उसका एरिया कितना होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, पूरे एबी ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लूं, और पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लूं, और उसका मैं टू थर्ड ढूंढ लूं, तो मुझे आंसर मिल जाएगा अपना। मुझे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, क्योंकि देखो पूरे ट्रायंगल का एरिया मान लो है, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मान लो आया आया 12 यूनिट। तो 12 में से जो 12, अगर 12 आया तो फिर क्या होगा, पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मैंने मान लिया 12 यूनिट है, तो यानी कि ये भी चार हो जाएगा, ये भी चार हो जाएगा, ये भी चार हो जाएगा। तो मुझे क्या बताना है, इस वाले नीचे वाले पार्ट को छोड़ के बचे हुए का एरिया, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा चार चार ये टू थर्ड है, यानी 12 का टू थर्ड निकालना होगा मुझे। तो मुझे पता चल जाएगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल। सही कह रहा हूँ? तो हम क्या करेंगे, हम पूरे एरिया ऑफ फुल ट्राइंगल निकालेंगे, और उसका जो टू थर्ड होगा ना, वही हमें रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ट्राइंगल दे देगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया एरिया ऑफ फुल ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो हमें बेस तो पता है पर हाइट नहीं पता। तो अब यहाँ पे काम आएगा हीरोन्स फॉर्मूला। पहले हीरोन्स फॉर्मूला बता दूं क्या होता है। ही हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें बताता है। मान लो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, जिसकी लेंथ है ए बी सी, इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ बी, इसकी लेंथ सी। सेमी पेरीमीटर क्या है, ए सेमी पेरीमीटर होता है, ये एस मतलब सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। तो हीरोस फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अब इसी मेथड से हम इस एरिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कोई अगर ट्राइंगल है जिसकी लेंथ, जिसकी साइड्स की लेंथ है ए बी सी, जहाँ पे सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाई टू करके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालते हैं। तो हमें ये ट्राइंगल दिया हुआ है, 40, 25, 35 साइड्स की लेंथ है। ये मैं कंफर्म कर लूँ, 40, 25, 35। तो हमें एरिया निकालना है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 40 प्लस 25 प्लस 35 डिवाइड बाई टू, यानी कि 75 और 85, 95, 100, 100/2। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 50 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए यानी 50 - 40 10, एस माइनस बी यानी 50 - 35 15, एस माइनस सी यानी 50 - 25 25। ये हमें क्या दे देगा, अब ये 25 देगा हमें 2 × 5 का स्क्वायर, 10 देगा हमें 2 × 5,
15 देगा हमें 3 × 5, 25 क्या देगा, 5 × 5 का स्क्वायर। ये सब पूरा अंडर रूट में है। इसको हम आगे अब सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा। ये हमें मिलेगा ये 2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ये, जो दो दो, 2 बार 2 दिया ना, ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये 5 कितने हमारे पास, 2, 3, 4, 6, 5 की पावर 6 है। और क्या है इधर, 1 बार 3 दिया हुआ है। तो अब कुछ चीजों को हम अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं। अगर 2 अंडर रूट से बाहर आएगा तो आ जाएगा 2। 5 की पावर 6 अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3। और 3 अंदर रहेगा, 3 को हम बाहर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, ये समझ गए ना, 5 की पावर 6 को हम अंडर रूट से बाहर कैसे लाए। क्योंकि देखो, अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट मतलब पावर 1/2 ही तो होता है। तो जब 5 की पावर 6 है, उस पर अंडर रूट का साइन है। तो अगर मैं अंडर रूट का साइन हटाऊंगा तो 6/अंडर रूट का साइन क्या होता है, पावर 1/2। तो ये 6/2 है, तो 5 की पावर 3 बन जाएगा बाहर आके। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 25, 125, 125, और ये 250 √3। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, 250 √3। अच्छा, अब ये फुल एरिया ऑफ ट्राइंगल, पूरे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया है। इस पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया है 250 √3, जिसमें से हमने ये वाला पोर्शन जो है ना, ये जीबीसी, ये वाला पोर्शन हमने हटा दिया था। तो यानी कि एक इसका एक पोर्शन हमने इस पूरे में से हटा दिया, हमें ढूंढना है। तो हमें बचे हुए ट्राइंगल का पोर्शन ढूंढना है, नहीं ये, यहाँ पे देखो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। हमें ढूंढना है इसका एरिया, ये ये इसका एरिया में ढूंढना है। ये क्या होगा, इस पूरे ट्राइंगल का, ये जो पूरा ट्राइंगल आया है, ये पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया है ये। इसका 2/3 होगा, जो हमें ये चाहिए, जो हमें हमसे पूछा गया है, रिमेनिंग पोर्शन। तो 250 √3 का 2/3 हम निकालेंगे। ये हो जाएगा 500, 500 √3/3। और इसको हम फर्दर अगर रेशनलाइज करेंगे, दोनों न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में √3 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये हालांकि करना जरूरी नहीं है ये वाली स्टेप, लेकिन आपको ऑप्शन ऑप्शन देखने होंगे, ऑप्शन में क्या दिया है। कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में यही आंसर दे दिया हो, या फिर कभी ऑप्शन में हो सकता है ये आंसर दे दिया हो, या कभी आपसे हो सकता है ऑप्शन में जो अब हम अगली स्टेप कर रहे हैं सॉल्व, हो सकता है वो आंसर दिया हो। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा मुझे कहाँ तक सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500, ये 3 से, ये √3 इंटू √3, 3 आएगा ना, तो वो 3 से कट जाएगा। तो ये बचेगा 500/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 500/√3। क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया हो। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, ये था इसका हीरोन्स फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, सीखा आपने इसमें। ठीक है, और ये सीखा हमने, पूरा अगर ट्राइंगल दिया है तो उसका जो सेंट्रोइड होता है ना, वो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब आई थिंक इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। तो वीडियो अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, अभी 2 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, चलो तो लोग करेंगे अब। अब पहले ये वाला करना है हमें। 10 क्वेश्चन आपने अगर कर लिया हो तो फिर पॉज करके आप कर लीजिएगा। अब अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या दिया हुआ है, 10 किलोमीटर रेस में, 10 किलोमीटर रेस, कलर में पुराना वाला ही ले लेता हूँ, या फिर ये ले लेते हैं। 10 किलोमीटर की रेस में एबीसी दौड़ रहे हैं, उन्हें गोल्ड सिल्वर ब्रोंज मेडल मिलेगा। ए ने, यानी कि ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट है रेस का, ये वाला, और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, इधर ये एंड पॉइंट है इधर। तो ए बीट कर रहा है बी को। बी मान लो कहीं यहाँ पे हो, कहीं होगा 1 किलोमीटर से, ये 1 किलोमीटर से। तो यानी ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ बी तक 9 किलोमीटर, क्योंकि रेस की टोटल लेंथ 10 किलोमीटर है। उसी तरह बी बीट कर रहा होगा सी को 1 किलोमीटर से, यानी बची हुई लेंथ क्या होगी, 9 किलोमीटर। हमें बताना है कितने मीटर से ए बीट करेगा सी को।
यार ये बहुत रिपीटेटिव टाइप है, और ये देखो एक्चुअल कैट कैट क्वेश्चन है, ये लिखा भी हुआ है मैंने, 2017 क्वांट्स में आया हुआ है। अब ये देखो, इसको इस क्वेश्चन करने का भी ना एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, पहले वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जब ट्रैवलिंग टाइम, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब ट्रैवलिंग टाइम, जिसे मैं टीटी से डिनोट कर रहा हूँ, जब ट्रैवलिंग टाइम सेम हो तो डिस्टेंस रेशियो इज इक्वल टू स्पीड रेशियो। व्हेन ट्रैवलिंग टाइम इज सेम देन डिस्टेंस रेशियो इज इक्वल टू स्पीड रेशियो। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, इस वाले केस में क्या है कि ए और बी का ट्रेवलिंग टाइम तो सेम है, क्योंकि जैसे ही रेस स्टार्ट हुई होगी दोनों ने, और जब रेस ये एंड हुई तो दोनों ने सेम समय के लिए ट्रेवल किया है तब तक। तो यानी दोनों, इस वाले केस में, अभी पहले ये वाला केस देखो, इस वाले केस में दोनों ही ए और बी का ट्रेवलिंग टाइम सेम होगा, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे रेस स्टार्ट की होगी। ठीक है, और जब यहाँ पे ए जब जीता, तो फिर जो ट्रेवलिंग टाइम था तब तक ए और बी का वो सेम होगा। यानी कि जो डिस्टेंस रेशियो होगा ना ए और बी का, वो इक्वल होगा उनके स्पीड रेशियो के। तो डिस्टेंस रेशियो क्या है यहाँ पे ए और बी का, ए और बी का डिस्टेंस रेशियो क्या है, ए ने कवर कर लिया है यहाँ से 9 + 1 10 किलोमीटर जब ए जीता, और बी ने जब जब ए जीता बी ने कितना कवर कर लिया था, 9 किलोमीटर। ये डिस्टेंस रेशियो है, तो यही स्पीड रेशियो ही बन जाएगा। यानी कि स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाई स्पीड ऑफ बी रेशियो कितना हो गया, 10/9। सिमिलर तरीके से अब दूसरा वाला केस देखो, ये वाला, बी और सी ने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया होगा, तो उनका जो डिस्टेंस रेशियो होगा वो इक्वल होगा उनके स्पीड रेशियो के। तो B/C डिस्टेंस रेशियो कितना है, बी ने ट्रेवल, जब बी जीता तो उसने 10 किलोमीटर कवर कर लिया था, सी ने तब तक कितना कवर किया था, 9 कितना कवर किया था, 9 किलोमीटर। तो यही इनका स्पीड रेशियो भी हो जाएगा बी और सी का। ठीक है, तो ये यहाँ ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करते हैं, हमसे लेकिन पूछा गया है कि कितने मीटर से ए हरा रहा होगा सी को, यानी ए और सी के बीच में हमें रिलेशन ढूंढना है एक तरीके से। तो इस केस में अब आप क्या करोगे, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रेवलिंग टाइम में सेम तब डिस्टेंस रेशियो इज इक्वल टू स्पीड रेशियो। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। हम क्या करेंगे, ये, अब देखो, अब क्या करूंगा मैं, इस, अच्छा, जब मैं इसका प्रोडक्ट, जब मैं एस ए बाई एस बी को मल्टीप्लाई करूंगा एस बी बाई एस सी से, तो अच्छा देखो मैं दिखाता हूँ करके, ये यहाँ देखो, जब मैं एस ए बाय एस बी को मल्टीप्लाई करूंगा एस बी बाय एस सी से, ठीक है, मैंने ऐसे बाय स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ बी बाय स्पीड ऑफ सी करा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ बी से स्पीड ऑफ बी कटेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ सी। तो वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 10/9 स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी इंटू स्पीड ऑफ बी बाय स्पीड ऑफ सी इंटू 10/9। यही तो होगा, और फिर जब इसमें से आप ये स्पीड ऑफ बी मैं कैंसिल कर दूंगा, तो मुझे स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ सी मिलेगा। स्पीड ऑफ सी मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट इसके साथ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा होपफुली ये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ सी कितना आएगा, स्पीड ऑफ सी कितना आएगा, ये आ जाएगा 100/81। ठीक है, लेकिन और ये हमारा किस में है, ये किलोमीटर में है सब, ये पूरा हमारा किलोमीटर में चल रहा है। तो यानी कि ये भी 100 किलोमीटर/81 किलोमीटर होगा। लेकिन रेस की लेंथ तो 10 किलोमीटर ही है। तो यानी कि जब ए पहुंच रहा होगा, ए जीता है ना रेस, तो ए सी से पहले ही पहुंचा होगा। ये तो हम क्वेश्चन देख के पता लगा सकते हैं कि ए बी से पहले पहुंचा है, बी सी से पहले पहुंचा है। तो यानी ए सी से पहले ही पहुंचा होगा। तो जो 100 किलोमीटर है, लेकिन रेस की लेंथ तो 10 किलोमीटर है, तो हम 100 को 10 बना देंगे। उसके लिए हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर न्यूमरेटर में हम 10 से डिवाइड करेंगे ताकि ये 10 किलोमीटर की रेस बन जाए, क्योंकि 10 किलोमीटर की थी ये रेस। और नीचे भी हम डेनोमीटर में 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 8.1 किलोमीटर। यानी कि जब ए ने रेस खत्म की ना, तो उसने तो अपने अपने पूरे 10 किलोमीटर का कवर कर लिए थे। सी ने लेकिन सिर्फ 8.1 किलोमीटर कवर किया हुआ था, 8.1 किलोमीटर। और हमसे पूछा गया है ए ने सी को कितने से हराया होगा। ये हराया होगा 1.9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रेस थी ना पूरी, उसमें से 8.1 किलोमीटर सी ने कवर कर लिया। तो ये कितने से हराया होगा, 1.9 किलोमीटर से। 1.9 किलोमीटर के मतलब क्या हो गया, मीटर्स में, 1900 मीटर्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, बाय हाउ मेनी मीटर्स, हमें मीटर में आंसर देना है, इसलिए 1.9 किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बाय हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी, 1900 मीटर।
ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया हो। क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है, वहाँ आंसर करने की कोशिश करूंगा मैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 1900 मीटर। चलो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और इज दिस द लास्ट क्वेश्चन? चलो फिर आज के लिए तो खत्म हो गए, अभी यही लास्ट क्वेश्चन बचा है। ये भी देखो, सारे क्वेश्चन कैट 2017 क्वांट्स के लाए हो, तो सब एक्चुअल कैट लेवल क्वेश्चंस हैं। कुछ भी आप ऐसा नहीं कह सकते हो इसमें, चाहे आपको इजी लगाओ डिफिकल्ट लगाओ, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये एग्जाम रेलिवेंट नहीं है। पूरा मटेरियल एग्जाम रेलिवेंट है। और यही आप मेरी क्लासेस में पाओगे कि मैं पूरा आपको एग्जाम रेलिवेंट ही पढ़ाऊंगा। कुछ ऐसा पढ़ाने का फायदा नहीं है जो कि एग्जाम में पूछा ना जाता हो, फिर मैं अगर टाइम वेस्ट क्यों करूँ। सब कुछ वही पढ़ाया जाएगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलो इसको आप अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो, और मैं भी फिर करता हूँ। सेशन लाइक कर देना, अभी तक आपने नहीं किया हो तो। काफी एफर्ट लगता है, और अगर आपको मेथड पसंद आ रहे हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसे वहां से ज्वाइन करके मुझसे अपनी क्वारीज डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। दो बोतल दिए हैं। जो पहली बोतल है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? 7:2। और जो सेकंड बोतल है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 9:4। हमने इन दोनों बोतल को मिक्स किया आपस में, बोतल 1 और बोतल 2। उसके बाद हमें क्या मिला? मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1। इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमसे पूछा गया है ये बोतल 1 और बोतल 2 को किस रेशियो में मिक्स किया होगा? इन व्हाट रेशियो ऑफ वॉल्यूम शुड द लिक्विड ऑफ बोतल 1 एंड बोतल 2 बी कॉम्बाइंड, यानी बोतल 1 रेशियो बोतल 2 हमें ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे आपको ये यूज करना है कि जो कॉम्बाइंड रेशियो होगा ना, जब हम बोतल 1 और बोतल 2 को मिक्स करेंगे, तो जो मिल्क और वाटर का रेशियो आ रहा होगा वो 3:1 आ रहा है। तो आप क्या करो, इसको मैंने ले लिया 7x और 2x, वो 7:2 ही बन जाएगा ना। इसको मैंने ले लिया 9y और 4y। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये वाली इक्वेशन देखना जरा, 7x + 9y अपॉन 2x + 4y इज इक्वल टू 3/1। ये क्या मैं लिख सकता हूँ? एक बार जरा वीडियो अगर समझ नहीं आया तो पॉज करके जरा सोचो। मिल्क और वाटर का रेशियो बोतल 1 और बोतल 2 को जब आपस में मिलाया गया, तो फिर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आया? 3:1। ये मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1। मिल्क क्या है? 7x + 9y। वाटर क्या है? 2x + 4y। और उनका रेशियो आपस में क्या है? 3:1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई का रेशियो मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7x + 9y, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 6x + 12y, तो आ जाएगा x = 3y। ठीक है, ये 9y था। x = 3y। हमसे क्या पूछा गया है? इन दोनों बोतल को, बोतल 1 और बोतल 2, इनको आपस में किस रेशियो में मिलाया गया है। तो देखो बोतल 1 में टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई? 7x + 2x 9x हो गई। बोतल 1 की क्वांटिटी कितनी हो गई? 9x हो गई। और बोतल 2 की क्वांटिटी कितनी हो गई? 9y + 4y यानी 13y हो गई। तो हमें क्या ढूंढना है? 9x/13y ढूंढना है हमें। और 1x क्या है? x = 3y है। और हमें ढूंढना क्या है? 9x/13y। तो x = 3y है, तो 9x क्या हो जाएगा? 27y। और डिनोमिनेटर में है 13y। तो क्या आ जाएगा? 27/13। यानी कि बोतल 1 और बोतल 2 को मिक्स किया होगा 27:13 में। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली क्लियर हुआ हो। एक्स और वाई देके करोगे ना, तो फिर एक्स और वाई देने से क्या होता है ना, आपको एक्चुअल क्वांटिटी मिल जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था रेशियो आपको कभी भी एक्चुअल क्वांटिटी नहीं देता। लेकिन जब आपने 7:2 को 7x और 2x मान लिया ना, तो वो आपको 7x जो है ना, वो बोतल 1 में एक्चुअल क्वांटिटी है मिल्क की। और जो 2x है ना, वो फिर बोतल 1 में एक्चुअल क्वांटिटी बन गया वाटर की। अब वो ऐसा नहीं है कि रेशियो में है तो फिर अब वो एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रहा। जब हमने एक्स लगा दिया ना साथ में, तो अब वो जो आपका एक्स लगा दिया तो हमें वो एक्चुअल वैल्यू दे रहा है। यानी कि जो मिल्क की क्वांटिटी होगी ना बोतल 1 में, वो होगी 7x। और जो वाटर की क्वांटिटी होगी बोतल 1 में, वो होगी 2x। बोतल 2 में मिल्क की क्वांटिटी है 9y, बोतल 2 में वाटर की क्वांटिटी है 4y। और रेशियो दिया गया है मिल्क और वाटर का 3:1। तो 7x + 9y अपॉन 2x + 4y, 7x/9y, सॉरी 7x + 9y, ये मिल्क है टोटल। टोटल वाटर कितना है? 2x, 2x + 4y।
इनका रेशियो क्या है 3/1, एक्स वाई का हमें रेशियो मिला, बोटल 1 और बोटल 2 की हमें रेशियो ढूंढनी थी। बोटल 1 में टोटल है क्वांटिटी 9x, बोटल 2 में टोटल क्वांटिटी है 13y, तो 9x और 13y की हमें रेशियो ढूंढनी थी। ये देखा है ना क्वेश्चन में, रेशियो ढूंढो। 9x रेशियो 13y क्या होगा, हमें एक्स और वाई की जो हमें वैल्यू मिली हमने वो पुट कर दी। 9x बन गया 27y, 27y बाई 13y कितना हो गया 27/13। तो बोटल 1 और बोटल 2 आपस में किस रेशियो में मिक्स हो रहे हैं, 27:13। ठीक है, तो यही था आज के क्वेश्चन में। होपफुली आपको क्वेश्चन पसंद आया हो, और आपको क्वेश्चन की जो क्वालिटी थी वो आप इस बात से जज करो, सारे एक्चुअल कैट लेवल क्वेश्चन है, तो सारे एग्जाम रेलिवेंट हैं। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अब ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं वीडियो को। और कोई भी अगर क्वेरीज हो एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो क्या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स की रिप्लाई करने की। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे भी इस तरह के सेशंस आते रहेंगे। मुझे बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और क्या आपको सबसे अच्छी चीज लगी, या फिर कहाँ पे आप चाहते हो मैं और इम्प्रूव करूँ, वो भी मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। अब मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।